हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है सुपर प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, तो आप जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो है ना सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं बताएंगे बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी बताते हुए चलेंगे और यहाँ पे हम लोग समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप 400 प्लस नंबर यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बार बार बताते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश जो होता है ना प्यारे बच्चों, यह एक ऊर्जा का रूप होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये कराए कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़े हुए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई जो होते हैं ना, ये कोण आर के बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। जहाँ कोण आई आपतन कोण होते हैं और कोण आर परावर्तन कोण होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता ये भी होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कि प्रकाश का जो परावर्तन होते हैं ना, इसके कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जो दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और पहला नियम हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है किसी खास दो माध्यम के लिए, सॉरी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहाँ पे परावर्तन को हम लोग यहाँ पे हम आपको बताते हैं। परावर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी दर्पण या चिकने सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसी को हम लोग, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये कराए कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, मोटर गाड़ी के साइड मिरर, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं जो भी वाहन वगैरह होते हैं ना, उसके साइड में जो दो मिरर लगा रहता है, वो कौन सा मिरर होता है। तो प्यारे बच्चों, वो उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में खासियत ये होती है कि यह विस्तृत विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनाता है, जिससे चालक को जो है ना सड़क के पीछे आने वाले वाहन को अच्छी तरह से दिखाई देता है। और प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है ना, सीधा और दूर स्थित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, छोटा भी तो बनावे करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया को एक छोटा सा मिरर उत्तल दर्पण जो है ना कवर कर लेता है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, दर्पण की लंबाई, मान लिए ये कि कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। और इसकी कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और इसे हम लोग कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं। ए का मतलब होता है एपर्चर, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी कहने का तात्पर्य ये होता है जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो समतल दर्पण होते हैं ना, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और यहाँ पे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उसके बाद वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कैसा बनता है प्यारे बच्चों, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल और समतल दर्पण दो ऐसे दर्पण हैं जिसमें यहाँ पे काल्पनिक यानी कि आभासी केवल प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों, ये जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ना, इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न ये कराएगी, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो मतलब किस प्रकृति का होता है, क्षारीय या अम्लीय या फिर लवणयुक्त। तो आपको पता होना चाहिए कि दांत को साफ करने के लिए प्रयुक्त दंत मंजन सामान्यतः जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्षारीय होता है, क्योंकि दांतों पर जमे अम्लीयता जो अम्लीय पदार्थ होता है ना, मतलब निष्क्रिय कर सके और क्या हो सके, दांत को क्षय होने से बचा सके। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है, जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सामान्यतः हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 6.8 से 7.4 के बीच होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु का कहने का तात्पर्य ये होता है जिसमें दोनों लिंग हो, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, एक लिंगी द्विलिंगी ने बोलेंगे। यहाँ पे जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो यहाँ पे उभयलिंगी जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, केचुआ हो जाएगा। इनके अलावे मछली हो गया, शेर हो गया, बकरी हो गया, ये तीनों एक लिंगी जंतु है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे जमीन से जल, वायुमंडल से CO2 लेकर के क्लोरोफिल युक्त स्टार्च के रूप में अपना भोजन तैयार करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना प्यारे बच्चों, किस में होती है, हरे पौधों में होती है। ठीक है, इनके अलावे कवकों, जंतुओं और परजीवी, ये तीनों में जो है ना प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है ना प्यारे बच्चों, छोटी आंत है, जिसकी लंबाई कितनी होती है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, 6 मीटर होती है। इसको याद होना चाहिए। और ये जो छोटी आंत होती है ना प्यारे बच्चों, ये पाचन को पूर्ण करता है और पोषक तत्व का अवशोषण करता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगर हम लोग प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, 6CO2 + 6H2O। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये ज़मीन से क्या लेते हैं, CO2 लेते, H2O लेते हैं, और वायुमंडल से CO2 लेते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में। और किसका निर्माण करता है प्यारे बच्चों, स्टार्च का निर्माण करता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो कि आपका C6H12O6 होते हैं। और इनके साथ साथ H2O क्या करता है प्यारे बच्चों, बाहर निकालता है। ठीक है, और ये H2O जो निकलती है ना प्यारे बच्चों, रंध्र से निकलती है। ठीक है, पसीना के रूप में, वाष्प उत्सर्जन जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वसा को पचाता है कौन। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये जो लाइपेज एंजाइम होते हैं ना, ये वसा का पाचन करती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसके फलस्वरूप एक नए पदार्थ बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आइए इसे हम लोग रासायनिक समीकरण से समझते हैं। यानी कि यहाँ पे जब भी कोई, मान लिए कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाता है प्यारे बच्चों, जल नामक द्रव का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जल नामक द्रव का जो निर्माण किया ना प्यारे बच्चों, यह क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, और एक प्रश्न पूछे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या कहते हैं। तो ये जल बनने के लिए यहाँ पे 2 पदार्थ भाग लिया है, 2 तत्व भाग लिया है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है,
तो ये दोनों क्या हो गया प्यारे बच्चों, अभिकारक हो गया, ठीक है, और ये टेंट हो गया। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सीएनजी क्या होता है, सीएनजी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता ये होना चाहिए सीएनजी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो वाहनों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और सीएनजी का जो यहाँ पे जो आपका पूरा नाम होता है ना, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसको हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सीएनजी का जो मुख्य अवयव है ना, क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मीथेन होते हैं। मीथेन एक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, साफ सुथरा क्या होते हैं, जलने योग्य गैस होते हैं जो कम प्रदूषित करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ठीक है। संक्षिप्त निरूपण कहने का तात्पर्य यह होता है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है प्यारे बच्चों, जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है, किससे संयोग करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। अगर इसको हम लोग सूत्र की मदद से लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, H2 प्लस O2 टेंस टू H2O बनेगा, ठीक है। तो ये संक्षिप्त रूप हो गया रासायनिक समीकरण का, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है प्यारे बच्चों कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए साग सब्जी क्या होता है, विघटित होकर के क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है। तो यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं कि ऊष्मा का उत्सर्जन होते हैं, ठीक है। और ये कंपोस्ट बनते समय ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साग सब्जी जब कंपोस्ट बनती है तो उस समय क्या उत्पन्न करती है प्यारे बच्चों, क्या उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसीलिए यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सोडियम का यहाँ पे परमाणु संख्या बताना है। तो सोडियम का जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सोडियम जो है ना प्यारे बच्चों एक धातु है, और इसका जो आपका क्या बोलता है, मतलब रासायनिक सिंबल होता है, सॉरी सिंबल जो होता है ना क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतीक क्या होता है, Na होता है। और इनका जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना प्यारे बच्चों कितना होता है, 11 यानी कि 11 होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। और प्यारे बच्चों ये जो सोडियम होते हैं ना, इसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है ना तो ये ऑटोमेटिक जलने लगती है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और भी एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहले 2 हो जाएगा, फिर दूसरा कक्ष में 8 भरेगा परमाणु, उसके बाद तीसरा में 1 भरेगा, तभी तो 11 होगा। 2 8 1 होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों समतल दर्पण जो होता है ना, इसका परावर्तक सतह कैसा होता है प्यारे बच्चों, यहाँ समतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो कौन सा दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह समतल हो, यानी कि प्लेन हो। समतल दर्पण का परावर्तक सतह अवतल दर्पण, यहाँ पे देखिएगा हम लोग घरों में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं घरों में, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सिर्फ घरों में नहीं बल्कि बाथरूम में करते हैं, घरों में करते हैं, दुकान में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेन, समतल का कहने का तात्पर्य होता है प्लेन, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण कैसा होता है। देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है। उभरे हुए तल पर पुलिस कर देते हैं और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करते हैं। दबे हुए तल से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं इधर से उभरे हुए दबे हुए तल से। और उत्तल दर्पण जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं कि हम लोग दबे हुए तल पर पुलिस कर देते हैं और उभरे हुए तल से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस साइड से देखते हैं, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण होता है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु
जो होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एगो दर्पण बना लेते हैं जो कि अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ध्रुव कहलाता है, जिसे हम लोग पी के द्वारा दिखाते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र होते हैं, बीच में वक्रता केंद्र होते हैं। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो मध्य बिंदु होता है ना वहाँ क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फोकस होते हैं जो कि एफ होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न यही कर रहा था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य बिंदु क्या होगा, फोकस होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे एगो प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ के द्वारा दिखाते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको हम लोग कैपिटल आर के द्वारा दिखाते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो अवतल दर्पण होते हैं ना इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ईएनटी लोग करते हैं। जो ईएनटी आपका कहने का मेडिकल जो फील्ड होते हैं ना, जो डॉक्टर लोग करते हैं ईएनटी, मतलब आँख का नाक गले के निरीक्षण में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं इनके साथ साथ। और यहाँ पे कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, नाई के दुकान में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत सारे उपयोग है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, काफ़ी सारे उपयोग है। ठीक है, और यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, अपने घरों में करते हैं। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, कैसा बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है, सिंपल बात है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आर बटा क्या होते हैं, 2 होते हैं। यानी कि फोकस दूरी जो होती है ना प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है प्यारे बच्चों, दुगुनी होती है। कहने का तात्पर्य होता है आर जो होगी ना प्यारे बच्चों, फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। यानी कि आर बराबर 2f हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि जो एक बिंदु से निकल करके ना प्यारे बच्चों चारों दिशाओं में फैल जाती है जो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ फैल रहा है। तो ये कौन सा किरण पुंज होगा, तो ये अपसारी किरण पुंज होगा। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जिसमें किरण एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, टॉर्च हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया, टॉर्च हो गया, आपका दिया हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाते, सिंपल बात है। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जिसका किरण एक बिंदु पर आकर क्या होती है प्यारे बच्चों, एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक बिंदु पर आकर के सभी किरणें क्या होगी, मिलेगी कुछ इस प्रकार, मतलब इस प्रकार आएगा। ठीक है, इस प्रकार आएगा किरणें, इस प्रकार किरणें आएगा। तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, सॉरी कौन सा किरण पुंज हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। और समांतर किरण पुंज क्या होता है कि जिसका किरण कभी भी आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, जिसका किरण कभी भी आपस में नहीं मिलती है। तो समांतर किरण पुंज का उदाहरण क्या हो सकता है, सूर्य से आने वाला जो किरण पुंज होता है ना वो समांतर किरण पुंज होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराएगी जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है प्यारे बच्चों, तो ये जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित पूछे जाते हैं कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, किसके द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होना चाहिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों एगो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। पौधों की पत्तियाँ ऐसे काम करती है जैसे हमारे शरीर में पसीना छोड़ने वाली त्वचा।
पौधे का जो पत्ती होता है ना प्यारे बच्चों, पत्ती क्या होता है, ऐसे काम करता है जैसे हमारे शरीर में छोड़ने मतलब पसीना छोड़ने वाली त्वचा। हमारे शरीर का पसीना कौन छोड़ता है, त्वचा छोड़ता है। और पौधे की पत्तियों का जो पसीना छोड़ेगा यानी कि जल निकालेगा, कहाँ से निकलते हैं प्यारे बच्चों, पत्ती से निकलता है। ठीक है, पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है, और यही रंध्र की मदद से क्या होते हैं, वाष्प बनकर पानी बाहर निकलती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वाष्प उत्सर्जन यानी कि जल जो है ना वाष्प बन के बाहर निकलना, तो वाष्प उत्सर्जन कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, पत्तियों में होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। प्रश्न एक आपको बताना है कि परजीवी पौधे का एक उदाहरण क्या है। परजीवी पौधे, परजीवी पौधे क्या होता है आपको पता होना चाहिए। परजीवी पौधे जो मतलब दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। गोबर छत्ता तो होगा नहीं, हम आपको पहले बताए थे। गोबर छत्ता क्या होता है, मृतजीवी पौधे होते हैं, क्योंकि ये मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो परजीवी पौधे का उदाहरण होगा ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा। परजीवी पौधे का उदाहरण है, क्योंकि ये जो ना दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे पौधे पर क्या होता है प्यारे बच्चों, निर्भर होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब क्या, वृद्धि कहने का तात्पर्य होता है कि किसी भी जीव में समय के साथ क्या होता है, उसका आकार बदलता है। क्या बदलता है प्यारे बच्चों, समय के साथ उसका आकार बदलता है। कोई भी जीव रहे उसका संख्या भी बदलता है। ठीक है, इनके साथ साथ मात्रा भी बदलता है। ठीक है, ये सभी बदलती है। तो वो जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है प्यारे बच्चों, वृद्धि होता है। ठीक है, सभी जीव, कोई भी प्लांट्स हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लांट्स बोलेंगे, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया। ठीक है, एनिमल हो गया प्यारे बच्चों, उसके बाद ह्यूमेंस हो गया। इनके बाद और भी है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं। ये जीवन की पहचान यही तो है। प्लांट्स बढ़ते हैं, एनिमल बढ़ते हैं, ह्यूमन बढ़ते हैं, इसकी संख्या बढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, वृद्धि होती है कि नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न, यानी कि जिसमें उष्मा निकलेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जलना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया। ठीक है, अगर लोहे में जंग कैसे लगता है, नमी के कारण, अगर यह मिट्टी के अंदर दब जाता है या उसमें नमी आने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उष्मा भी निकलती है, उसमें धूप पड़ेगा तो उष्मा निकलेगा ना बाबू। उसके बाद यहाँ पे जलता है, कोई भी वस्तु ऐसे जलता है नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जलता है तो उसमें हीट निकलती है कि नहीं निकलती, उष्मा का तात्पर्य क्या होता है, हीट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे उष्मा शोषी क्या होता है प्यारे बच्चों, उष्मा शोषी कहने का तात्पर्य होता है जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, जिसमें उष्मा का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, अवशोषण कहने का तात्पर्य होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कह सकते हैं बर्फ़ का पिघलना। हाँ, बर्फ़ का पिघलना क्या है प्यारे बच्चों, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ ऐसे नहीं पिघलेगा, उसको आप बाहर निकालिएगा, हीट के संपर्क में लेके जाइएगा, उसमें हीट दीजिएगा तभी तो पिघलेगा, ऐसे नहीं ना पिघलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या पूछा गया, अधातु पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों ब्रोमीन एक प्रकार का क्या है, अधातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और प्यारे बच्चों जो पारा होते हैं ना, यानी कि Hg जो होते हैं, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगा, कहने का तात्पर्य होता है जो लोहा का सूत्र होता है क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, सिंबल। और ये ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ संयोग करके क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, Fe2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा, Fe2O3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोह ऑक्साइड कहते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों, जंग होता है। ठीक है, यानी कि लोहे में जंग लगना, जंग का मुख्य घटक होता है Fe2O3, लो ऑक्साइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है
कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ज्वलन ताप कहेंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न इसमें ये भी पूछे जाते हैं कि किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, तो प्यारे बच्चों पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है ना सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है, देखिएगा प्यारे बच्चों, कि निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की क्रिया कौन नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, जैसे कि दहन, कोई भी चीज़ जलता है, दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जलेगा। ठीक है, श्वसन हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना प्यारे बच्चों, इसमें भी ऑक्सीजन का योग हुआ। भोजन का पचना, भोजन भी पचता है तो ऑक्सीजन इसमें, आप कोई व्यक्ति मर गया तो उसमें भोजन पचेगा नहीं, पचेगा, धीरे धीरे उसका पेट फूल जाता है। ठीक है, और मर जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो तभी वो भोजन पचेगा। ठीक है, और यहाँ पे अवक्षेपण में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की मतलब इसमें ऑक्सीकरण नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ना फाइनली हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग पढ़े नहीं यहाँ पे, बल्कि हम आपको डिटेल्स बताए, इनके साथ साथ हम आपको अतिरिक्त प्रश्न भी बताए। ठीक है, इसलिए जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए ना, तो प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूले। ठीक है, क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे आपको स्टडी से संबंधित मटेरियल मिलेगा, जैसे कि PDF हो गया, नोट्स हो गया, और इनके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, जो कि आपको पढ़ाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है ना ये बताइए कि इस SW क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ये स्पेशली आपके लिए लेके आए हुए हैं। प्रश्न ये कराया कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। ये पिछली कक्षाओं में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अमोनिया या फिर नाइट्रोजन होगा, या फिर ऑक्सीजन होगा, या फिर हाइड्रोजन होगा। तो इसका राइट आंसर जो भी आपको लगता है ना, तो कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से बेझिझक बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।